जय हिंद। देखिए, दिल्ली में किसान अपनी मांग को लेकर अड़े हैं और सरकार भी कुछ खास मतलब नरम रवैया उनका भी नहीं दिख रहा है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ये टोटल मामला क्या है और इसको किस तरह से समाधान किया जा सकता है। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 ये कहता है कि जब संसद की सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो आपात स्थिति में देश के लिए कोई कानून बना सके। तो इसी साल 2020 में जून के महीने में राष्ट्रपति जी ने एक कानून ला दिया, जबकि ऐसा ये कोई इमरजेंसी का कानून नहीं था, लेकिन कोरोना को ध्यान में रखते हुए कृषि कानून में संशोधन के लिए ऑर्डिनेंस ला दिया गया। और सरकार भी आनन फानन में जब उसका मानसून सत्र आया था तो सरकार ने इसे लोकसभा में पारित कर लिया। लेकिन जैसे ही इसको पारित किया गया, सरकार के खुद के सहयोगी संगठन जैसे अकाली दल पंजाब में वो इसके विरोध में आ गए। तो ये लोकसभा से तो पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में क्या है कि राज्यसभा में वर्तमान सरकार के उतनी मेजोरिटी नहीं है जितना लोकसभा में। तो राज्यसभा में एक अजीब ध्वनि मत से इसे पारित करा दिया गया, जबकि वोटिंग कराई जाती तो थोड़ा रिजल्ट दूसरा आता। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है कि भैया एक नॉर्मल ये इतने बड़े संशोधन को जिसका पूरी दुनिया इंडिया में इफेक्ट पड़ेगा, आपने उसको ध्वनि मत से राज्यसभा में पारित करा दिया था। दूसरा एक और ये भी बात है कि इसमें किसी राज्य से सहमति नहीं ली गई थी और ना ही किसी भारत के इतने बड़े किसान यूनियन को इन्फॉर्मेशन दी गई थी। हमारे यहाँ कानून आ गया तब हम लोग को पता चला ये कानून क्या थे, इनमें तीन कौन कौन से संशोधन थे। इसके वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे देंगे, पूरा डिटेल से बताए हैं। लेकिन अब इसका क्या होगा, किसान पूरी तरह से अब क्या हो चुके हैं, ये सड़कों पे आ चुके हैं। दिल्ली जाने के जितने भी बॉर्डर हैं उसे सीज किया गया है। अगर ये बॉर्डर सीज नहीं किए जाएंगे तो और किसान दिल्ली में भटते जाएंगे। दिल्ली में इस ठंड में इन किसानों के ऊपर वाटर कैनन चलाए जा रहे हैं, लाठियां चलाई जा रही हैं। एक किसान ने इस वाटर कैनन को जाके बंद कर दिया था। तो जब उस किसान ने इस वाटर कैनन को बंद किया था तो उसके ऊपर 302 का मुकदमा लगा दिया ना, हत्या की कोशिश। अजय भाले भाई उसने क्या किया कि भाई जो वाटर कैनन किसानों की ओर मारे जा रहे थे वो घुमा दिया किसके ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर। पुलिस ने केस कर दिया कि किसान जो है वो दूसरे का रास्ता रोक रहे हैं। तो किसानों ने उल्टा पुलिस के ऊपर केस कर दिया कि किसान ये जो पुलिस वाले हैं ये हमारा रास्ता रोक रहे हैं। मतलब दोनों में एकदम जबरदस्त ठन गई है कि भैया अब हम लोग आर पार के मूड में हैं। जिस मुस्तैदी से पुलिस इन किसानों को रोक रही है यहाँ पर पुलिस लगा के, अगर ये मुस्तैदी अगर पुलवामा में दिखाया गया रहता तो हमारे उस वक्त उतने सैनिक शहीद नहीं हुए रहते। ऐसा नहीं है कि सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी है। सरकार ने भी विज्ञान कांग्रेस की जो बिल्डिंग थी साइंस कांग्रेस में, उसमें इन्होंने किसानों के प्रतिनिधियों से बात किया। अब किसानों का भी कुछ अड़ियल रवैया है। उनका कहना है कि हम बात तभी मानेंगे जब आप ये विधेयक को वापस ले लें। और सरकार कह रही है कि भाई साहब आप विधेयक में जो कमियां हैं उस कमियों को बताइए, हम उस कमी को दूर कर देंगे। तो इसमें दोनों में थोड़ा बहुत है, लेकिन किसानों का कहना है कि ये पूरी तरह से विधेयक गलत है। अब इसमें किसानों को भी थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, सरकार को भी करना पड़ेगा। अब सरकार इनको खाना खिलाने के लिए दी तो ये लोग अपने फुल मूड में थे, ये लोग अपना खाना खुद लेके आए थे कि भैया हम खुद खा लेंगे। वहीं विज्ञान कांग्रेस की ग्राउंड में इन लोगों ने अपना खुद का खाना खा लिया था। अब भैया गवर्नमेंट को कहना है कि भैया हम आपकी बातों को लेकर रेडी हैं अब, लेकिन ये लोग भी अपनी बात पर पूरी तरह से तुले हुए हैं। हद तो तब हो गई जब कुछ लोग इस बात पर सवाल उठाने लगे कि इन्हें फंडिंग कौन कर रहा है, इतने बड़े भीड़ को खाना कौन खिला रहा है। अरे भाई बुद्धि नाम की चीज नहीं है क्या? अब हद हो गई भाई साहब, अजीब दिमाग है इन लोगों का। अब बताइए, अब सैनिक के पास हथियार ना हो, शिक्षक के पास ज्ञान ना हो, लड़की के पास बाल ना हो और किसान के पास अनाज ना हो, ऐसा संभव है क्या? तो पृथ्वी पलट जाएगी भाई। पूरे हिंदुस्तान के 138 करोड़ लोगों का पेट ये किसान ही भरते हैं और आप ये सवाल उठा रहे हैं कि इनको फंडिंग कौन का? भाई साहब इनके खेत का उगाया हुआ अनाज है। और ये देखो कोई 5 स्टार होटल में नहीं बैठे हैं। जिस बिल्डिंग में इनकी मीटिंग बुलाई गई थी वो बिल्डिंग पूरी तरह सेंट्रलाइज एसी थी, और जहां ये किसान बैठ के खाना खा रहे हैं ना वो जमीन पे बैठ के खा रहे हैं। तो इनको फोटानी नहीं है, इनको कोई आई अपना खुद का अन्न उगा रहे हैं। ये कहां से आप सवाल पूछते हैं कि इनको पास अन्न कहां से आ रहा है? जो ये सवाल पूछते हैं कि इनको खाना कौन खिला रहा है, हम आपको भी कहते हैं कि जिस दिन दुनिया में भूखमरी आ जाएगी, पूरी दुनिया अगर खाना देने से आपको मना कर दे तो वाहे गुरु के आप किसी भी गुरुद्वारा में चले जाइएगा, आपका वहां पेट भर के खिलाया जाएगा और बिना आपका जाति धर्म पूछे भरपेट खिलाया जाएगा। हम लोग भी जब स्टूडेंट लाइफ में थे ना तो कभी कभी मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हम लोग भी गुरुद्वारा में ही खाना खाएं। तो हम लोग को ये पता है, आज भी आपको पता होगा कि दिल्ली के शीशगढ़ गुरुद्वारा हो गए या जितने भी गुरुद्वारा हो गए, वहाँ खाने लंगर में पूरी बंटवाए जाते हैं खाना। और जो ये सवाल पूछते हैं, हम उनसे एक सवाल पूछते हैं, क्या आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि चुनाव में 20-20 हेलीकॉप्टर कहाँ से आते हैं, इनके पैसे कौन दिए जाते हैं? कभी नहीं पूछ सकते। हम यहाँ चुनाव का ना चिन्ह बदल दिए, वरना आप लोग हमारे इस बात को पॉलिटिकल एंगल में ले लो, इसलिए हम कहीं पे इसमें झंडा उंडा नहीं दिखाए हैं। और आपको भी ये पता है कि अगर हेलीकॉप्टर नहीं है ना तो मतलब
चुनाव ही नहीं है। कोई पूछ सकता है कि हेलीकॉप्टर कहाँ आते हैं? फॉर्च्यूनर, इंडिगो और स्कॉर्पियो, ये गाड़ियों को एक टैगलाइन मिल चुका है कि भैया नेताओं की गाड़ी है। फॉर्च्यूनर देख के किसी को लगता है कि नेता के 40 लाख की गाड़ी कहाँ से आ गई? आप पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन आप ये जरूर पूछेंगे कि एक टाइम का किसान खाना कहाँ से खा रहा है? भैया उसने खेत में उगाया है। आप अपने से पूछिए ना कि आप जो खाना खा रहे हैं वो कहाँ से उगाया गया है। यहाँ पर आज से 100 साल पहले, ठीक 100 साल पहले महात्मा गांधी ने एक असहयोग आंदोलन चलाया था कि भैया हम सरकार से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम प्यार से अपनी मांग को मनवाएंगे और उसका असहयोग करेंगे, उनकी दी हुई चीजों का बहिष्कार करेंगे। 100 साल बाद इसी असहयोग आंदोलन को दोहराया जा रहा है। सरकार के दिए गए खाने को किसानों ने क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। असहयोग आंदोलन भी अपने चरम पर था, जिस तरह अभी ये चरम पर है ये किसान आंदोलन। 100 साल में इतिहास जरूर दोहराती है, ये फिर आ रहा है। लेकिन अगर आप याद करेंगे तो असहयोग आंदोलन भी धाराशायी हो गया था और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था चौरी चौरा हत्याकांड के वजह से। गोरखपुर के पास चौरी चौरा जगह है जहां 5 फरवरी 1922 को भीड़ ने जिंदा पुलिस वालों को जला दिया, जिस वजह से आंदोलन को दबाने में अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा सहूलियत मिल गई। तो देखिए, अगर आप इतिहास पढ़े हैं और आपको पता है कि किस तरह से असहयोग आंदोलन चालू हुआ, तो सरकार को भी पता है कि किस तरह से दबाया गया था, जिसमें सबसे आराम से ये खालिस्तान वाले, भाई ये खालिस्तान वाले जो किसान हैं उनको भी कहते हैं कि आपकी ओर से अगर कोई उल्टे सीधे नारे लगा रहे हैं, खालिस्तान जिंदाबाद बोल रहा है या भारत सरकार को या प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा बोल रहा है, तो आप ये समझिए कि आप अपनी भीड़ में एक बम पाले हुए हैं, वो आप ही के लिए डिस्टर्ब कर देगा। वहां पर सरकार को ये बहाना मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ऐसे नारे नहीं लगे गए हैं, ये कह देना कि नहीं ये एकदम नहीं है तो ये गलत है। 99-98% वहां पर किसान हैं, लेकिन 2% ऐसे लोग हैं जो उन किसानों के मांग को पूरी तरह से डाइवर्ट कर देंगे और सरकार को अच्छा सा बहाना मिल जाएगा दबाने का। जिस तरह से चौरी चौरा के बाद से दबाने का बहाना मिल गया, उस तरह ये खालिस्तान मुद्दा लेकर इस आंदोलन को भी दबाया जा सकता है। जबकि अगर आप देखेंगे विदेशों की बात करेंगे तो जस्टिन ट्रूडो साहब, इनको कनाडा में चुनाव जीतना है, सीख के ये चुनाव जीत गए। वहाँ खालिस्तान को ये बहुत ज़्यादा समर्थन देते हैं। यहाँ पर इनको यही रीजन था कि जब ये भारत में आए थे तो इनका कोई गर्मजोशी से स्वागत नहीं किया गया। हालांकि विदेश मंत्रालय ने अच्छे से इनको दबा दे दिया है कि भैया हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करें। लेकिन हमें और आपको ये समझना चाहिए कि ये मामला यूएनओ तक चला गया है और यूएनओ के जो वो चीफ हैं पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस, उनके प्रवक्ता ने कह दिया है कि भैया ऐसे आंदोलन को तुरंत मतलब समझा जाए, इनका अधिकार है। अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो जब जब किसान आंदोलन हुआ है बहुत उग्र रूप ले लिया है। यही किसान आंदोलन था रूस में जारशाही शासन को उखाड़ फेंका था। इसलिए सरकार को भी इसे मतलब हल्के में नहीं लेना चाहिए। हालांकि यूएन का जो टिप्पणी है वो काफी चिंताजनक है। जस्टिन ट्रूडो साहब से ऐसी ही उम्मीद की जाती थी क्योंकि इनका आदत है दूसरे के मामले में टांग लड़ाने का। अब आप खुद ही देख लीजिए ना, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये ट्रंप साहब है, ये देखिए ये जस्टिन ट्रूडो है, ये ट्रंप है। इनको क्या जरूरत है ट्रंप की मेहरारू से भी नहीं देखा है? इसको देखिए, ये मिलियाना ट्रंप है, बेचारा घुसिया का चल गया यहाँ पर। इसको आदतें है भाई साहब दूसरे के चीज में टांग लड़ाने का। तो भाई ट्रूडो साहब हमारे किसान हैं, हम समझा लेंगे। हम ये मानते हैं कि आपको चुनाव जीतना है, आप ये इंडिया में भी होता है, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर दो। हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप भारत में आइए, वसुधैव कुटुंबकम, आपकी इज्जत की जाएगी, बहुत अच्छे से इज्जत की जाएगी। लेकिन हमारे आंतरिक मामले में आप मत टांग लड़ाइए। समझ में आया कि नहीं? वरना आधा कनाडा खालिस्तान हो जाएगा। देखिए, कोई भी सरकार हो, चाहे नेहरू हो चाहे मोदी जी हो, अगर आप दिल से पूछिएगा तो किसानों के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। हाँ, नारे जरूर दिए गए थे, जय जवान जय किसान, ये सब का। अगर किसानों की बात करेंगे तो किसानों के लिए अब तक केवल 2 ही चीज अच्छे काम किए गए थे। एक उनके लिए जो ले आया गया था HYV, जो बीज की कैटेगरी थी जब भारत में हरित क्रांति की स्टार्टिंग की थी। दूसरा MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। लेकिन उसके बाद कोई खास काम किए नहीं गए। अब इसमें हर आदमी अपना चुनावी फायदा लूटना चाहता है। जो सरकार में बैठा है वो कहता है कि हमने ये किया, और जो विपक्ष में बैठा है किसी भी मामले पे विपक्ष में वो सरकार को घेरने लगता है। ये बात हकीकत है कि खाद्य सुरक्षा बिल 2013 में कांग्रेस ने लाई थी, जिसके तहत चावल 3 रुपए के लिए, गेहूं 2 रुपए केजी और मोटा अनाज जैसे बाजरा वगैरह 1 रुपए केजी देने की बात थी। लेकिन आप अगर इसके समय को ध्यान दीजिएगा तो 2013 में ही इसे लाया गया था। क्या उससे पहले गरीबी नहीं थी? क्यों? क्योंकि 2014 में इलेक्शन था। आप सब समझते हैं सबकी नीयत एक जैसी होती है। कोई मतलब सबका एक ट्रेंड है चुनाव में कि हमें जीतना है, उसी हिसाब से हम काम करेंगे, चाहे कुछ भी दे दो, इतना सस्ता। लेकिन हार गई चुनाव यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जब गवर्नमेंट आई मोदी जी की, तो ये बात हकीकत है कि खाद्य सुरक्षा के तहत गरीबों को सबसे ज़्यादा अगर अनाज दिया गया था तो मोदी जी द्वारा दिया गया। लेकिन ये विधेयक लाया गया था कांग्रेस के द्वारा से। समझ में आ गया? जितना अभी लॉकडाउन के बीच में कितना ज़्यादा अनाज दिया गया, गरीबों के घर पे 30-30 किलो पहुँचाया गया, लाखों टन दिया गया। तो कांग्रेस कह रही है कि
कि हम ये विधेयक लाए थे, मोदी जी कह रहे हैं हमने पहुंचाया था। किसी ने कहा कि जो अनाज आप बांट रहे हैं उगाया किसने था? मतलब किसान की कोई अहमियत नहीं है। आप चले जाएं, आप विधेयक लोकसभा में एसी लगे हुए से पास कर दिए तो आप होशियार हैं, आप बंटवा दिए तो होशियार हैं, और जो इसको उगाया वो बेवकूफ़ है। अब मोदी जी से भी कहते हैं कि खुद इनको किसानों से बात करना चाहिए, किसी मंत्री को नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि जब भी इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो याद रखा जाएगा। आप याद कीजिए 2013 का वो दिन जब संसद भवन ने ये विधेयक पास कर दिया था कि जेल में बैठा व्यक्ति जिसे 2 साल से ज़्यादा की भी सज़ा हो गई है उससे वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होनी चाहिए, उससे कम की सज़ा है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो संसद ने ये पारित कर दिया था कि अगर 2 साल से ज़्यादा या कितने भी दिन की सज़ा हो गई है तो भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। मतलब 10 साल की भी सजा है तो भी आप चुनाव लड़ सकते हैं, 20 साल की सजा है तो भी चुनाव लड़ सकते हैं। संसद ने 2013 में पारित कर दिया, लेकिन राहुल गांधी ने उसे फाड़ दिया और कहा कि ऐसे कानून की कोई जरूरत नहीं है। मनमोहन सिंह उस समय अमेरिका में थे, वहां से आकर उन्होंने कहा कि नहीं राहुल गांधी ठीक कर रहे हैं, हम लोगों से गलत विधेयक पारित हो गया। आपको पता ही है कि बेचारे मनमोहन सिंह को लोगों ने इस्तेमाल किया था। तो जब हम ये समझ सकते हैं कि जनता के आगे हीरो बनने के लिए राहुल गांधी अगर पास हुए विधेयक को फाड़ सकते हैं तो नरेंद्र मोदी आप क्यों नहीं फाड़ सकते? आप भी कह दीजिए कि हाँ लोकसभा से ये गलती हो गई, हम इसे सुधार करेंगे। अरे भाई किसान खुश हो जाएगा, आप जो रखना चाहते हैं आप रखिएगा, लेकिन नया विधेयक लाइएगा। किसानों से कह दीजिए कि हाँ हमने पुराना कर दिया। इतिहास आपको एक श्रेष्ठ और मानवतावादी प्रधानमंत्री के रूप में याद करेगा कि जो प्रचंड बहुमत रहने के बावजूद भी किसानों के आगे किसानों की बात सुनी थी। लेकिन अगर इस तरह से हठधर्मिता दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ पर हर जगह मोदी जी क्या करते हैं उस बहुत ध्यान रखते हैं इसका। जैसे पूर्वोत्तर भारत में जाते हैं तो वैसा पहनावा पहन लेते हैं, राजस्थान में जाते हैं तो पगड़ी पहन लेते हैं। आप इस चीज को बहुत बेहतरीन ढंग से देखे होंगे। शायद इसीलिए मोदी जी बंगाल का चुनाव है तो रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह दिखने के लिए शायद दाढ़ी रख रहे हैं, या हो सकता है कि क्रिश्चियंस के लिए सेंटा क्लॉज बनने जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए तो अच्छी बात है भाई साहब कि हर धर्मों को लेके चलना चाहिए। और मोदी जी से तो कहते हैं कि यही मौका बढ़िया है। चाइनीज कंपनियां जो है वो क्रिसमस के लिए वो लोग करोड़ों का व्यापार करती हैं। एक बार आप ऐलान कर दीजिए क्रिसमस में कोई भी नहीं खरीदेगा। और हम सबसे कहना चाहते हैं कि क्रिसमस जो है हर लोग मिलकर मनाते हैं, हम लोग भी मिलकर मनाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ईसाई मनाते हैं, क्योंकि उनकी संख्या तो हिंदुस्तान में काफ़ी कम है, लेकिन हम सब मिलकर मनाते हैं। हम सबको जिस तरह से हम लोगों ने दीपावली में बहिष्कार किया था चाइनीज लाइट बत्तियों का, उसी तरह से हम लोग इस बार क्रिसमस ट्री या सेंटा क्लॉज ड्रेस कुछ भी खरीदते समय चाइनीज चीज़ों का बहिष्कार करेंगे। खैर मुद्दे पर आते हैं हम लोग। देखिए अगर किसानों को लगता है कि नहीं इनका कोई साथ देगा तो ये गलत है। आप इतिहास उठा के पढ़िएगा, पूरा का पूरा हमने इतिहास की किताब में जो लिखा है, अभी जस्ट किसानों के लिए इतिहास की किताब लिखी, इसमें सिंधु सभ्यता से लेकर और आज़ादी के बाद तक की दुनिया की हर जगह कब कब किसानों को दबाया गया, चाहे वो रैयतवाड़ी व्यवस्था हो, चाहे वो महालवाड़ी व्यवस्था हो, चाहे अस्थाई बंदोबस्त हो, कोई भी कानून हो, तीन कठिया पद्धति हो, चाहे नील जमींदारों को हो, जब से किसान रहे हैं इन पर अत्याचार हुआ है। रीजन क्या है कि ज़्यादातर किसान जो हैं वो शिक्षित नहीं है, लेकिन अब किसान शिक्षित हो रहे हैं, ये जरूरी है। देखिए आपको एक सीधी सी बात बताते हैं, दुनिया में अधिकार कभी मांगने से नहीं मिला है, इसे छीनना पड़ता है। आप किसान लोगों से हम कहते हैं कि आप सरकार के आगे जाइएगा, कुछ नहीं मिलने वाला है आपको, चाहे कोई भी सरकार हो। अगर आपको भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकार है, चाहे वो पूर्वोत्तर भारत हो, बंगाल हो या साउथ में हो, कहीं पे भी आप किसान कहीं का खुश नहीं है। किसानों को, सरकार को या हम जनता को अपनी हैसियत दिखानी पड़ेगी। एक बार किसान भाई इस बार जो गेहूं बो रहे हो ना, अपनी ज़रूरत का गेहूं बो, उससे ज़्यादा बो ही नहीं। मतलब एकदम क्राइसिस ला दो, हिंदुस्तान में गेहूँ खत्म हो जाए यहाँ पर। मतलब जो आपके परिवार की ज़रूरत है वो गेहूँ आप बोइए, एक्स्ट्रा हो गया ना तो उसको धरती माँ में ही गाड़ दो कि भैया धरती माँ ने आपने दिया था गेहूँ, इस बार आप रख लीजिए। इतना हम गारंटी करते हैं कि कोई किसान मरेगा नहीं, क्योंकि ऊपर वाले का वरदान है कि अकाल पड़ने के बावजूद भी किसान अपना परिवार पाल ले जाएगा। और उतने में इतना किसानों में हिम्मत होती है ना कि एक टाइम खा के वो रह सकते। एक साल बस ऐसा कर दो कि आप अपनी फसल केवल अपनी ज़रूरत का उगाओ, उससे ज़्यादा होता है तो आप बेचो ही नहीं और रख लो एकदम, या अगर ज़्यादा हो गया है तो उसे रख लो और अपनी मन मर्जी के हिसाब से गेहूं जो सरकार, आप क्या कहते हैं कि सरकार से हमारी गेहूं को 21 रुपया खरीद लीजिए, सरकार नहीं खरीदती है वहां पर, तो आप उससे कहिए कि अब हम गेहूं नहीं देंगे, तो 40 रुपया जब गेहूं बिकेगा ना, उत्पादन ही नहीं होगा, हर चीज खत्म हो जाएगा। ये कपास किसान बेचारे महाराष्ट्र में दया आती है, किसानों में सुसाइड करते हैं कपास के किसान सब। इन कपास के किसानों के
बदौलत गुजरात, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक का जो सीमांत एरिया है महाराष्ट्र से सटा, उनके कपास के उत्पादन से आज हम लोग 600 रुपये में अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। आपको 400 रुपये में शर्ट मिल जाता है, 500-600 रुपये में स्वेटर आराम से आप पहन सकते हैं इन किसानों के दम पर। लेकिन इन किसानों के बदन पे अच्छे कपड़े नहीं मिलेंगे क्योंकि इनको लोगों ने दबा के रखा है। अब वक्त आ गया है कि ये लोगों को दबा दे। यहाँ पर जिस दिन ये कपास उगाना छोड़ देगा ना, उस दिन यही शर्ट जो 400 रुपये में मिलता है अब वो मिलेगा आपको 2500 रुपये में। जो गेहूं आपको 18 रुपये किलो मिल जाता है वो 55 रुपये मिलेगा। तब महलों में लोगों वालों की खिड़कियों पे तब कटकटाहट होगी कि अब किसान ने अपना रौद्र रूप ले लिया है। वरना ऐसे रहिएगा तो आप दिल्ली की चौखट पे रहिएगा। याद रखिए, संसद भवन की दीवारें और ऊंची की जा रही हैं, आपकी आवाज़ अब वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। ये ऊंचाई तो अंग्रेजों की थी जो 1927 में बनाई गई थी, लेकिन अब जो सेंट्रल विस्टा संसद भवन बह रहा है वहाँ इतना ऊंचा है कि हम किसानों और मजदूरों और गरीबों की आवाज़ अंदर बैठे लोगों की कानों तक नहीं पहुँच सकती है। इसलिए अब आपको मजबूर करना पड़ेगा कि सरकार या अमीर लोग या बड़े बड़े कॉरपोरेट लोग आपके दरवाजे पर आए और कहें कि हे अन्नदाता, अब आप किसान उगाइए अपनी फसल और हम आपकी बात को मानने के लिए तैयार हैं। 1 साल करके दिखाइए, 1 साल आप मत उत्पादन कीजिए, फिर देखिएगा ये इंटरनेशनल न्यूज नहीं बनता है तब कहिएगा ये गांधी का देश है। गांधी का ही फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। असहयोग आंदोलन की जरूरत दोबारा है और हम तो आपसे कहेंगे कि असहयोग आंदोलन जो था एक बार उसका दोबारा शुरुआत कर दीजिए। इस बार से शुरुआत कर दीजिए 2020 से 100 साल की वर्षी पर एक बार फिर से असहयोग आंदोलन चलाइए और 2020 से 2022 तक जिस तरह से वो 1920 से 22 तक चला था इसको भी चलाइए और अनाज के क्षेत्र में दिखा दीजिए कि हम किसान अब अपने हक के लिए लड़ चुके हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे हाथ पे हाथ रखे रहेंगे तो अंग्रेजों से लेकर गुलामी से लेकर आज 2020 तक किसान बदहाल है क्योंकि उसका मिसयूज किया जा रहा है। आप सजग होइए वरना आपकी फसल को कभी भी उचित मूल्य नहीं दिए जाएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो आप देखिए, आप खुद से जरा सोचिए कि ये जो कृष्ण भगवान थे, बांसुरी बजाने वाले कन्हैया जो इतने शरीफ थे, क्या अगर लोगों को मनाने से लोग मान जाते तो ये महाभारत होने देते? कभी नहीं होने देते। महाभारत कभी होने ही नहीं देते। यहाँ पर भोलेनाथ ये इतने भोले हैं कि लोग शंकर जी को भोलेनाथ बोला जाता है, लेकिन इन्होंने खुद के बेटे का सर काट दिया। वो अलग बात था कि फिर से उनका सर जोड़ा गया, तब वो गजानंद हो गए गणेश जी वहाँ पर। लेकिन एक पराकाष्ठा होती है जो ये लोग खुल के थोड़ी कहेंगे कि तू कुछ भी कर दे, लेकिन ये दिखाना चाहते हैं कि हर चीज़ का एक लेवल होता है। ये क्या कुछ धर्मों में सीधे नहीं ना बोल देगा ऐसे कर दो। वो दिखाना चाहते हैं कि एक लेवल तक बर्दाश्त कीजिए, उसके बाद आपके बर्दाश्त की सीमा पार हो जाती है। तो अब बर्दाश्त की सीमा पार हो गई है। अब किसानों को अपना रौद्र रूप दिखाना पड़ेगा और एक बार भारत सरकार को या फिर किसी भी राज्य सरकार या बड़े बड़े अमीरों को जो शादी ब्याह में डेक का डेक खाना बर्बाद करते हैं ना, उनको उन्हें हैसियत दिखानी पड़ेगी कि जिस दिन ये अन्नदाता अपनी जिद पर आ जाएगा फिर उस दिन भूखमरी होने लगेगी। यहाँ पर आप जितने किसान यूनियन वाले हम सबसे कहते हैं, देखिए हमारी बात ज़्यादा किसानों तक नहीं पहुंच पाएगी, तो किसान यूनियन वाले एक बार यूनियन बनाओ, अपनी ज़रूरत का अनाज केवल 2 साल उत्पादित करो। 2 साल में वो हाहाकार मच जाएगा जिसका कोई हद नहीं। और कोई भी सरकार हो आपकी बात तभी सुनेगी जब उसे डर हो जाए कि नहीं मेरी सरकार चल जाएगी। और जब महंगाई भयानक बढ़ेगी ना, तब लोगों को समझ में आएगा भाई साहब इस दिल्ली में इनकी बातों को नहीं माना गया था। दिल्ली में आपका चलेगा और खेत में इनका चलेगा। दिल्ली में कोई आपसे नहीं जीत सकता है और खेत में कोई किसान से नहीं जीत सकता है। जय जवान जय किसान, उनको उनका हक मिलना चाहिए। लेकिन हाँ, जो आंदोलन के आड़ में खालिस्तान के मामले उठा रहे हैं ये एकदम गलत है। इस पर सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए और जो वहाँ किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको भी एक्शन लेना चाहिए। तुरंत पकड़ के पुलिस को हैंडओवर करनी चाहिए। हालांकि कई जगहों पे किसानों ने ऐसे उपद्रवी को पुलिस को हैंडओवर किया भी है। और जस्टिन ट्रूडो साहब कनाडा वाले, आप कनाडा में रहिए, यहाँ ससुरे इनको नौटंकी है कहीं ना भी। खैर उसको तो चुनाव जीतना है, छोड़िए उसकी बात को। देखिए सिंधु सभ्यता से लेकर अब तक की जितनी हिस्ट्री है, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितने भी किसानों पे अलग अलग कानून लाए गए थे उस सारी कानून को इस किताब में लिख दिया गया है। सिंधु सभ्यता से लेकर अब तक आप देखते होंगे एनसीईआरटी बुक सबके लिए ज़रूरी होती है। उस बुक से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, हमने 6000 क्वेश्चन की एक लिस्ट बना दी गई है जिसमें ये इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। अगर आप इसे पढ़ते हैं तो आपको
किसी भी लेवल के क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, क्योंकि आपको ही पता है कि एनसीईआरटी बेस्ट बुक है इंडिया के अंतर्गत। तो उसके लिए बुक्स निकालने में टाइम लग गया था, और हमको ये बुक्स अब लॉन्च कर दिए, बन गया है, अब धीरे धीरे पहुंच जाएगा। जो इससे फर्स्ट वाली बुक थी भाई, ये शॉर्टेज कर गई थी, जो न्यूमेरिकल वाली बुक थी ये शॉर्टेज हो गई थी। हमने इसका जो सेकेंड लॉट लाया था, फर्स्ट लॉट खत्म हो गया, सेकेंड लॉट जब लाए थे तो इसके अमेजोन पर प्राइस अब 72 रुपये कर दिया गया है। ये टॉप सेलिंग बुक हो गई है, बराक ओबामा के बाद इसी का नंबर है। बराक ओबामा की जो बुक है ना, अमेजोन पे देखेंगे उसके बाद इसी का नंबर है आपको। तो ये वाली जो बुक है हिस्ट्री वाले, तो ये रेलवे वाला भी जिनका स्टैटिक जी के पूछेगा, एकदम एक एनसीईआरटी बेस्ड ही है। वहाँ पे 6 से 12 तक के जितने एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो इसमें डाला गया है, और इस पर स्पेशली क्वेश्चन डाला गया है जो किसान आंदोलन को लेकर प्रेरित था। देखिए एक्चुअली क्या था, हमको इस वीडियो बनाने का कोई खास मकसद नहीं था, लेकिन कल मेरे 4 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। आपको पता है यूट्यूब पर किसी के 1 मिलियन हो जाते हैं या 4 मिलियन हो जाते हैं तो एक अच्छा ऐसा खुशी का चीज़ होता है। तो हम तो गए थे किसानों के बीच में उनका हालचाल लेने के लिए। ठंड है तो किसी को कुछ गिफ्ट दे देना है, कंबल उंगल, आप पता है समाज सेवा सबको करना चाहिए। तो वहाँ हम गए थे तो एक किसान से बात हो रही थी, बेटा बहुत उदास था वहाँ पर। वो कहा कि भाई इस बार मेरा जो धान का फसल था ना बर्बाद हो गया, इसलिए हम बेटी की शादी ना अब 1 साल 1.5 साल और बढ़ा रहे हैं। अब उन्होंने बढ़ा दिया था ना, तो उसकी वजह से उसकी शादी टूट गई थी। आप सोचिए ना, यहाँ बेचारा किसान को कितना दिक्कत होता है। अब कौन आदमी खुशी मनाएगा जो यहाँ किसान डूब रहा है। तो हम सरकार से भी कहते हैं, आप लोग से भी कहते हैं, भाई सब किसान से भी कि भाई आप भी थोड़ा सा पीछे हटिए, सरकार भी थोड़ा सा पीछे हटे। लेकिन हम किसान यूनियन वालों से भी कहते हैं एक बार आप दिखा दीजिए यहाँ पर कि हम अपने फसल का ही उत्पादन करेंगे अपने लिए। बाकी जो बिल्डिंग वाले हैं छज्जा पे अपना गमला में गेहूँ उगा ले, फिर समझ में आ गया कि गमला में गेहूँ उगा के परिवार की परवरिश नहीं की जा सकती है। तो इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए, वरना भगवान भी हमें माफ़ नहीं करेगा। जय जवान जय किसान। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।